नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक हादसे से जुड़ी खबर के करते हैं। सासाराम के कैमूर पहाड़ स्थित मांझर कुंड में नहाने के दौरान 3 लड़कों की डूबने से मौत हो गई है। तीनों दोस्त थे और बाइक से झरना में नहाने गए थे। नहाने के दौरान ये तीनों हादसे का शिकार हो गए। मृतकों में 2 लड़के सासाराम के फजलगंज के रहने वाले थे तो वहीं एक भारतीगंज का रहने वाला था। तीनों की उम्र करीब 16 से 17 साल के बीच बताई जा रही है। तीनों का शव निकालकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कि लोग डूब के उतर आयल है, उधर है, तीनों बारी बारी उतर आया। कुछ अंदेशा भी लग रहा है क्या आपको? ना कुछ है, ये सब डूब के वहाँ गड्ढा था, वहीं पर ही लोग नहा रहा। अरे 3 लड़के गए थे पहाड़ पे घूमने। हाँ। वहीं उसी क्रम में डूब गए हैं महुआडी में। अच्छा। सूचना मिली तो लाश को ले पोस्टमार्टम के लाए हैं। अच्छा। और कार्रवाई हो रही है? हाँ, आगे कार्रवाई हो रही है। और बात कोरोना विस्फोट की। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। सूबे में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ और एक साथ 1116 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ऐसे में बिहार में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 17,421 पहुंच गई है। पटना में सबसे ज्यादा 228 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि बेगूसराय में 79, भागलपुर में 78, गया में 65 और रोहतास में 51 मरीज मिले हैं। हालांकि राज्य में कुल 17,421 में से 11,953 लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ भी हो चुके हैं, जो काफी सुकून देने वाली खबर है। और इसी बीच सूत्रों की माने तो पटना में लगातार बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए और 15 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कोरोना वायरस अब समाहरणालय तक पहुंच गया है। पटना समाहरणालय पहुंचा है कोरोना वायरस। समाहरणालय के 14 कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 9 क्लर्क और 5 सुरक्षाकर्मी है जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और सभी को फिलहाल आइसोलेशन सेंटर में भेज दिया गया है। कुल 70 कर्मियों की सैंपल जांच हुई थी और इनमें से 14 कर्मी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 9 क्लर्क हैं और 5 सुरक्षाकर्मी हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। सभी को अब आइसोलेशन सेंटर में भेज दिया गया। देखिए, लगातार पटना में कोरोना का कहर देखा जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ये अब पटना समाहरणालय तक पहुंच गया है। समाहरणालय के 14 कर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और सभी को आइसोलेशन सेंटर में भेज दिया गया है। तो बिहार में कोविड-19 का संक्रमण फैलता ही जा रहा है। हालात यह है कि कोरोना का संक्रमण मुख्य सचिवालय में वित्त विभाग के प्रधान सचिव और सचिव के सेल तक पहुंच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव और सचिव के सेल के कई कर्मचारियों की जांच की। मौके पर हमारे सहयोगी संजय कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के कार्यालय से शुरू हुआ कोविड-19 का संक्रमण अब वित्त विभाग के प्रधान सचिव और सचिव के सेल तक पहुंच गया। फिलहाल ठीक हमारे पीछे वित्त विभाग के प्रधान सचिव और सचिव का सेल है, जहां पर कोविड-19 की जांच की जा रही है। यहाँ पर कई जो कर्मी हैं उनकी जांच की जा रही है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कोविड-19 का संक्रमण जो है वो अब वित्त विभाग तक पहुंच गया है, वैसे में एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और यहाँ पर जो कर्मी हैं उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है। इन कोविड-19 की जाँच की जा रही है। प्रिकॉशन के तौर पर यह फैसला लिया गया है और जो कर्मी हैं उनकी जाँच यहाँ पर की जा रही है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर एम्स में लापरवाही की खबर दिखाए जाने के बाद प्रबंधन ने अपनी सफाई दी और कहा कि वायरल वीडियो में दिख रही महिला की तलाश की जा रही है। उनका बयान लेने की कोशिश हो रही है। एम्स अधीक्षक का दावा है कि यहां इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है। आपको बता दें कि रविवार की रात एम्स में इलाज कराने आए कोरोना मरीज को रात भर बाहर रहना पड़ा। ओपीडी के बाहर लेटे मरीज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद एम्स प्रबंधन को सफाई देनी पड़ी है। तो बिल्कुल निराधार है। आप जाके हॉस्पिटल में हमारे देख लीजिए, करीब 250 तो पॉजिटिव और बाकी जो पॉजिटिव होने के बाद निगेटिव हैं, सिक हैं, उनको भी रखना ही पड़ता है हमें। तो करीब 300 लोग अभी कोविड से रिलेटेड एडमिट है। नॉन कोविड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो वो सारे वीआईपीज नहीं हैं। हाँ, ये जरूर है कि एम्स है। बिहार में तेज रफ्तार से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रही है, लेकिन छपरा में इसका कोई भी असर लोगों पर नहीं दिख रहा। छपरा के साहेबगंज की तस्वीरें डरावनी हैं। यहां लोगों की भीड़ सड़कों पर निकल रही और लोग बगैर मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं।
लॉकडाउन के दौरान बिहार में साइबर अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई अलर्ट मोड पर है और कई मामलों का खुलासा करते हुए 16 से अधिक साइबर अपराधियों को दबोचा भी गया है। इन्हीं मामलों को लेकर ईओयू के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार से बातचीत की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। बहुत अच्छी बात यह है कि बिहार में इधर जो केसेस हुए हैं उसमें जिला पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। उन सभी लोगों को पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, चार्जशीट हो रही है उस पर। आर्थिक अपराध इकाई नोडल एजेंसी है पूरे बिहार में और यहाँ पर हमने 5 टीमें बनाई हुई हैं जिनका नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और टैको। ये 5 टीम लगातार जिला पुलिस के संपर्क में रहती हैं और उनको लगातार मदद देती हैं। बहुत सारे अपराधियों पर कार्रवाई भी हुई है। इसमें एक चीज़ आपको और बता दें, इस दौरान कुछ लोग सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए, आपसी विद्वेष को फैलाने के लिए या किसी भी प्रकार से 2 समुदाय के बीच झगड़ा लगाने के उद्देश्य से भी कुछ पोस्ट कर देते हैं, लेकिन उस सभी के सभी मामले उद्भेदित हुए हैं, सभी में गिरफ्तारी हुई है और लोग जेल गए हैं। मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की कोई भी पोस्ट ना करें जिससे किसी की भावनाएं आहत होती हों। हम लोगों ने अखबारों में भी एडवर्टाइजमेंट दिया और आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने साइबर सेनानी के माध्यम से हम लगातार इस बात का प्रचार भी कर रहे हैं। साथ ही साथ ये सतर्क भी कर रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं लोगों को कि कैसे आप अपने आप को साइबर के जरिए होने वाले अपराध जो है उससे बचा सकते हैं। उसके अलावा जो मादक पदार्थ हैं उनके खिलाफ किस तरह से अभियान चला सकते हैं, अपने बच्चों को कैसे इन बुरी लतों से आप बचा सकते हैं। तो ये अभियान जो है वो लगातार आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा चलाया जा रहा है और ये तभी सफल होगा जब आप इसमें अपनी भागीदारी दर्ज कराएंगे। जो अपील इन्होंने की है गंगवार, जितेंद्र सिंह गंगवार ने, इनको आप अपना साथ समर्थन देंगे तभी ये कामयाब हो पाएगा। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब देखते हैं बिहार में बाढ़ से जुड़ी खबरें। बिहार पर फिर बाढ़ की मार। डूब रहे हैं सैकड़ों घर-बार। पानी को देख के घबरा रहे हैं, टेंशन हो रहा है। न खाने पीने का साधन है, कुछ भी नहीं है। बिस्किट पानी बना है आहार। 24 घंटे से गांव में सभी का चूल्हा चौका बंद है। लोग बिस्किट और पानी पी करके गुजारा कर रहे हैं। मंडरा रहा है मौत का खतरा। क्या करें हम लोग, ये खड़े हैं, ज्यादा पानी बढ़ेगा, धंस जाएंगे, इसी में डूब जाएंगे, फंस जाएंगे, और क्या होगा। डरा रहा है सैलाब का सितम। जब बाढ़ का टाइम आएगा तो चूरा लेकर, एक पाव चूरा लेकर पहुंच जाएगा, बाढ़ के निकल जाएगा। व्यवस्था पर जनता पूछ रही सवाल। नाविक को मेहनताना ना मिलने का मलाल। 4 दिन से नैया चला रहे हैं। सीओ साहब तो भरोसा दे रहे हैं कि मतलब नैया हम पैसा, आप लोग के पिछला पैसा हम वितरण करेंगे, लेकिन बार बार आदमी हम लोग जाते हैं, लेकिन नैया के मतलब अब तक हम लोग का पैसा कोई वितरण नहीं हो रहा है। हर साल ऐसा क्यों है हाल? बाप रे बाप, बाढ़। सूखा समय में नहीं ध्यान देते हैं सरकार आदि, ये ध्यान जो है सो बारिश में देते हैं, तो ये इतना यही नतीजा सब हो रहा है। पूर्णिया में लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। महानंदा के साथ उसकी सहायक नदियां कनकई और परमान उफान पर है, जिससे किशनगंज पूर्णिया सीमा पर बसे 22 ब्लॉक के तारबाड़ी गांव पर कटाव का खतरा बढ़ गया है। लोग परेशान हैं और उन्हें अब अपने घरों के कटने का डर सताने लगा है। लोगों का कहना है कि प्रशासन से मदद मांगी जा रही, लेकिन सिर्फ आश्वासन के उन्हें कुछ नहीं मिल रहा।
देख सकते हैं ये कनकई नदी है। हालांकि इससे बड़ी बड़ी नदी हमने बिहार में देखी है, बड़ी गंगा है और कोसी है, गंडक है, लेकिन उन नदियों का बहाव इतना तेज़ नहीं है जितना कि छोटी सी नदी का बहाव है। नदी का दबाव बढ़ रहा है और लोग खौफ व दहशत में है कि आखिर अगर हम यहाँ कट जाएंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि इससे पहले जब सैलाब आया था उस वक्त 8 से 10 लोग बेघर हो चुके थे। कोई अपना स्थान रोड पर बनाए हुए हैं, कोई लोग इधर उधर दर बदर भटक। इधर गोपालगंज में गंडक का भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। जिले के मांझागढ़, बरौली, सिद्धवलिया, बैकुंठपुर और कुचायकोट के 2 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। ये सभी गांव रिवर साइड में बसे हैं। वहीं वाल्मीकि नगर बराज से गंडक में 2,87,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे कई और इलाके बाढ़ से प्रभावित होंगे। साथ ही जिले के सभी तटबंधों पर भी दबाव बढ़ेगा। गोपालगंज के डीएम अरशद अजीज का कहना है कि गंडक नदी खतरे के निशान से करीब 38 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हालांकि स्थिति खतरनाक नहीं है। उन्होंने दुरुस्त व्यवस्था का दावा भी किया है। हो रही है तो बारिश की वजह से जहां तहां रेनकट हो रहा है, लेकिन उसको तुरंत सही किया जा रहा है। कहीं कहीं पर रेड होल भी अब पता चलने लगा तो उसको भी तुरंत किया जा रहा है, उसमें कोई परेशानी नहीं। और खुद हम लोग भी, हम और एसपी साहब भी एक बार तो कम से कम दिन में 2-4 घंटा बांध पर घूम करके चेक भी करते हैं और थोड़ा देखते हैं कि लोग अलर्ट हैं कि नहीं। इधर बगहा में भी गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यहां वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से डिस्चार्ज बढ़कर 3,03,000 क्यूसेक को पार कर गया है। जलस्तर में हो रही वृद्धि से बाढ़ की स्थिति बनने लगी है। निचले इलाकों में तेजी से पानी फैल रहा है, वहीं तटबंधों पर लगातार चौकसी हो रही है। लगातार बारिश होने से मुजफ्फरपुर शहर में पानी भर गया है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जल जमाव के विरोध में सड़क पर नाव चलाया। मुजफ्फरपुर के विधायक और राज्य के नगर विकास मंत्री हैं। माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहते हैं कि आपने जो कुछ दिन पहले बोला था 3 से 4 दिन में शहर के तमाम कचरा साफ हो जाएगा, अगर कचरा वाकई में सफाई हुआ तो आज नाला में कचरा क्यों गया? मुजफ्फरपुर शहर में जहाँ के नगर विकास मंत्री हैं, यहाँ का ये स्थिति है, नरकीय स्थिति, जहाँ के आम आवाम के जीना दुर्लभ हो गया, पूरे बिहार का क्या होगा? और देखिए, जेडीयू बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। 18 जुलाई से 2 अगस्त तक बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र में वर्चुअल सम्मेलन कर जेडीयू लोगों तक पहुंचेगी। निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि बिहार विधानसभा के चुनाव समय पर होंगे, जिसके बाद जेडीयू ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। 18 जुलाई से 2 अगस्त तक जेडीयू सभी विधानसभा क्षेत्र में वर्चुअल सम्मेलन करेगी। सम्मेलन को लेकर अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में टीम तैयार की गई है। सम्मेलन के लिए 4 ग्रुप तैयार किए गए हैं, जिसका नेतृत्व वशिष्ठ नारायण सिंह, आरसीपी सिंह, ललन सिंह और विजेंद्र यादव करेंगे। हर ग्रुप में 4 से 5 मंत्री या नेता शामिल होंगे। 18 अगस्त यानी पहले दिन 16 विधानसभा में सम्मेलन होगा। निश्चित तौर पर वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर की जो ये हमारी तैयारी है, ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता के साथ निरंतर इस संकट की घड़ी में भी संवाद स्थापित करती रही है और चुनाव तैयारियों को लेकर ये एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। जेडीयू के वर्चुअल सम्मेलन पर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। कोरोना के बहाने आरजेडी ने जेडीयू की तैयारियों पर निशाना साधा है। ये लाख वर्चुअल डिजिटल कर ले, एक्चुअल में इनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि जेडीयू का राजनीति बिहार विधानसभा चुनाव के बाद साफ कर दिया जाएगा। बीजेपी के वर्चुअल रैली के बाद जेडीयू ने वर्चुअल सम्मेलन की रूपरेखा तैयार कर विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक बढ़त जरूर बना ली है। देखना होगा कि ये वर्चुअल सम्मेलन चुनाव में कितना फायदा पहुंचाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासत तेज है। जेडीयू और बीजेपी के नेता जहां समय पर चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष कोविड-19 के संक्रमण की वजह से समय पर चुनाव कराए जाने के फैसले को गलत बताने में लगे हैं।
इसी बीच राज्य निर्वाचन विभाग ने चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। कोविड-19 के संक्रमण के इस दौर में बिहार विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर एक और जहां विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज है, वहीं केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य निर्वाचन विभाग बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। पूरे बिहार से सारे ऑफिसर्स आए हुए हैं और उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और ट्रेनिंग का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। आज भी कई जिलों से एसडीएम, डीडीसी और जो दूसरे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और इनकी ट्रेनिंग चल रही है। कई फेज में ये ट्रेनिंग दी जा रही है और आप देख सकते होंगे स्क्रीन पर ELC इन स्कूल्स फ्यूचर वोटर्स जो सारी जानकारी है वो दी जा रही है कि किस तरीके से चुनाव कराया जाना है। और चुनाव की ये प्रक्रिया, ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया चल रही है पिछले कई दिनों तक यूं ही चलती रहेगी। और लगातार जो राज्य निर्वाचन विभाग के अधिकारी हैं वो अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरह शांति निष्पक्ष तरीके से चुनाव बिहार में संपन्न कराया जाना है। एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इस बार कोविड-19 का ये दौर है और कोविड-19 के संक्रमण के दौर में चुनाव कराना न केवल राज्य निर्वाचन विभाग के लिए बल्कि केंद्रीय चुनाव आयोग के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। और फिलहाल ट्रेनिंग का ये कार्यक्रम चल रहा है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बरसात और कोरोना के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। गया जिला निर्वाचन कार्यालय में ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग की प्रक्रिया चल रही है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया ने। जिला निर्वाचन कार्यालय के कई कर्मी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद यहां FLC का जो काम शुरू किया गया था वो कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था और उसके बाद जिला प्रशासन के आदेश के बाद पूरे भवन को सैनिटाइज किया गया और जो नए कर्मी हैं, चाहे वो इंजीनियर हो या नए कर्मचारी हैं, उनकी सहायता से FLC का काम फिर से शुरू किया गया है। FLC यानी फर्स्ट लेवल चेकिंग जो EVM आई है दूसरे प्रदेशों से यहाँ आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में इसका प्रयोग होगा, उसका जो FLC है यानी फर्स्ट लेवल चेकिंग है वो काम चल रहा है। और इसमें जो भी कर्मी है, चाहे वो इंजीनियर हो या कर्मचारी हो, वो इस बात का ध्यान रख रहे हैं जो एडवाइजरी है स्वास्थ्य विभाग का और जिला प्रशासन का कि काम करने के दौरान मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और हाथ में दस्ताना होना ज़रूरी है। और यहाँ जो भी कर्मी आएंगे उन्हें सैनिटाइजर का भी प्रयोग बार बार करना ज़रूरी है। तो इन सभी उपायों को करते हुए यहाँ FLC का काम किया जा रहा है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। डुमरांव से जेडीयू विधायक ददन पहलवान ने आरजेडी को बीजेपी का पिछलग्गू बताया। ददन पहलवान ने आरोप लगाया कि अपने पिता लालू यादव को छुड़वाने के लिए तेजस्वी यादव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। तेजस्वी जाके अमित शाह से भी मिले थे अपना जुगाड़ करने के लिए, पिताजी को जेल से बाहर निकालने के लिए। तो ये लोग के कहने में बिहार की जनता इनकी कहने पर कोई सुनने वाला नहीं है। सीट में रामविलास की पार्टी हो, नीतीश कुमार जी पार्टी हो, भाजपा हो, सब यादव और मुस्लिम को भी लोग टिकट देंगे तो ये लोग कहाँ रह जाएंगे। हमें उम्मीद नहीं है कि तेजस्वी 15 सीट पार कर जाएंगे, वही काफ़ी होगा इनके लिए। दीघा से बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने नेता प्रतिपक्ष पर गलत वीडियो दिखाकर राजनीति करने का आरोप लगाया। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने दीघा विधायक पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें जनता विधायक को खरी खोटी सुना रही है। जो साजिश रच रहे हैं, जनता सब जानती है, जनता सब समझती है कि जनता के बीच में रहकर मैं किस प्रकार से सुबह से रात तक लोगों के बीच में काम करता हूं। और मैं निश्चित तौर पर मैं ये चाहता हूं एक CTI का रोड जल्द से जल्द बने। जितने प्रकार के अवरुद्ध हैं, अवरुद्ध को दूर करके वो काम जल्द से जल्द शीघ्र होगा। निश्चित तौर पर उसके लिए पहल करके बनाने का काम हम कर रहे हैं। और इधर आरजेडी ने दीघा विधायक संजीव चौरसिया पर निशाना साधा और कहा कि विधायक ने काम नहीं किया तो जनता उन्हें अपने क्षेत्र से भगा रही है। राजद के शासन काल में भी वो सीटें भाजपा के खाते में रही है। इतने लंबे समय तक जिनके खाते में वो सीट रहा हो और वो जो बुनियादी सुविधा है, जो प्राइमरी सुविधा हो सकता है, वो अगर आप गली या सड़कें अगर ठीक नहीं है शहरों के, तो स्वाभाविक तौर पर सवाल तो खड़े होंगे कि आखिर 15 वर्षों के शासन काल में आपके ये सर्वांगीण विकास किस दिशा में जा रहे हैं।
और देखिए एक अहम खबर इस वक्त आ रही है नेपाल में। प्रधानमंत्री केपी ओली का बेतुका बयान उन्होंने दिया है। असली अयोध्या को बताया नेपाल में, भगवान राम को बताया नेपाल का। भारत ने नकली अयोध्या खड़ा किया है, यह कहा है केपी ओली ने। नेपाल की तथ्यों का अतिक्रमण किया गया है। अयोध्या यूपी में नहीं, नेपाल में। तो देखिए नेपाल में प्रधानमंत्री जो नेपाल के हैं केपी ओली ने बेतुका बयान दिया है और असली अयोध्या को बताया कि वो नेपाल में है। भगवान राम को उन्होंने नेपाल का बता दिया और भारत ने नकली अयोध्या खड़ा किया, ये भी बयान दिया है। नेपाल की सांस्कृतिक तथ्यों का अतिक्रमण किया गया है, ये बेतुका बयान नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने दिया है। अयोध्या यूपी में नहीं, नेपाल में है। ये बड़ा बयान देखिए, बेतुका बयान इसे हम कह सकते हैं। ये बेतुका बयान नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने दिया है। देखिए ये बड़ा ही बेतुका बयान नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने दिया है। और ये बेतुका बयान क्या है यह भी हम आपको लगातार बता रहे। देखिए उन्होंने कहा असली अयोध्या नेपाल में है, यह कहा है केपी ओली ने। और वहीं भगवान राम को उन्होंने भारत का नहीं नेपाल का बता दिया। भारत ने नकली अयोध्या खड़ा किया है, ये बेतुका बयान नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने दिया। और यह भी कहा कि नेपाल की सांस्कृतिक तथ्यों का अतिक्रमण भारत ने किया है। अयोध्या यूपी में नहीं, नेपाल में है। तो देखिए पहले से ही अपने एक फैसले को लेकर विवाद में रहे केपी ओली, और अब ये बेतुका बयान भारत के खिलाफ उनका अपने आप में बेहद शर्मनाक है। और केपी ओली ने क्या कहा एक बार फिर आपको बता दें। उन्होंने कहा कि अयोध्या जो है, असली अयोध्या, वो नेपाल में है और राम भगवान जो है वो भारत के नहीं नेपाल के हैं। हामी अहिले पनि ठानिरहेका छौँ, हामीले सीता भारतलाई, भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौँ। भारतका होइन, अयोध्याका लागि दिएका थियौँ हामीले। अयोध्या भनेको वीरगन्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या भीषण विवाद छ, हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर त्यहाँ। तो जाहिर है इस बेतुके बयान के बाद एक बार फिर घिरेंगे केपी ओली अपने देश में विपक्ष के हाथों, और भारत का भी करारा जवाब उनको जरूर मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।